course coordinator, Dr. Praveen Joshi sir, our resource person, Professor Kanchanlata Sinha ma'am, and all the participants. You are most welcome in last session of 8 days online NEP 2020 program, which is possible through collaboration with AMU. Participants who want to share their experiences can raise their hands. Please tell us how this 8 days online NEP 2020 program was for you and what benefits you got from this program. Uh, please, uh, yes, Dr. Anurag Sharma, please. Thank you, sir. I am audible. Yes, sir. Yes, please. Thank you. First of all, a very good evening to all of you. Respected Kanchanlata Madam, the resource person in this session. Respected Dr. Faiza Abbasi sir, Professor Director, Aligarh Muslim University, Aligarh. Respected Professor Dr. D.S. Negi sir, Principal, Government PG College, Kordwar. Uh, Respected Dr. Parveen Joshi sir, coordinator of this program, and my dear colleague, my dear friend, respected Dr. Sandeep Kumar sir, coordinator for this program. This program starting on 5 June to 14th of June 2025, and the subject is sensitization on NEP, National Education Policy. इस सारे के सारे पूरे प्रोग्राम के अंदर जो हमें लेक्चर सुनने को मिले, मुझे लगता है वो सभी जो पार्टिसिपेंट हैं सभी उनसे लाभान्वित हुए हैं और अपने करियर में वो इसको उतार कर अपने करियर को नई ऊंचाइयों की ओर लेके जाएंगे। जहाँ पर कई विषय जो हमें सुनने को मिले जिसमें एकेडमिक लीडरशिप पर काफ़ी सारे लेक्चर्स थे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसके फ्रेमवर्क में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, उसकी डिफिकल्टीज चैलेंजेस को जानने का मौका मिला और साथ में सजेशंस भी एक्सपर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करवाए गए कि कैसे हम एक बेटर रास्ता तलाश कर कुछ नए दिशाओं की ओर, नई ऊंचाइयों की ओर अपने देश को ले जा सकेंगे। साथ में OER जो ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज हैं उनकी जानकारी कई सारे एक्सपर्ट्स के थ्रू मिली। इंडियन नॉलेज सिस्टम, ICT टूल्स हम के थ्रू जानकर हम उनको अपने जो कार्यकलाप हैं उनमें हम उसको उतार सकेंगे और भविष्य में एक अच्छे टीचर बन सकेंगे। मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने ऑर्गेनाइज करने में दिन रात एक किया, जिसमें कुछ चेहरे हम यहाँ पर देख Thank रहे हैं you. और जिनकी वजह से सुनने को मिला। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, अ स्पेशल थैंक यू टू ऑर्गेनाइजर टीम। और एक थैंक यू बोलना चाहूँगा सैयद मजहर जैदी साहब को, जो टेक्निकल टीम में से थे और लगातार जो बार बार मिलते थे और कई सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को वो दूर करते थे। तो जैदी सर को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और सभी प्रतिभागियों की तरफ से, स्पेशली मेरी तरफ से हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Another participant, uh, Dr. Roshni Aswal. प्रोफेसर फाइव कॉलेज के प्राचार्य प्रणाम निवेदित करती हूँ। साथ ही इस पटल पर मौजूद सभी लोग जिनके साथ हमने ये 10 दिन की यात्रा की है, उन सभी को भी प्रणाम करती हूँ और सबका स्वागत करती हूँ। 2020 में जब भारत के शिक्षा मंत्रालय को लगा कि भाई अब देश को नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है और उन्होंने इस पर एक कमेटी भी बिठाई, कमेटी की सिफारिशें आई, संस्तुति की गई। तो होना तो ये चाहिए था कि शिक्षा मंत्रालय तभी से पूरे देश के शिक्षकों को एक ट्रेनिंग देता और ये बहुत कठिन काम नहीं था। कोरोना के बाद जो डिजिटल पटल पर हम लोग गए हैं तो बहुत आसान था कि हम यूट्यूब के जरिए या किसी और भी माध्यम से हम लाखों लाखों लोगों को एक साथ ट्रेन कर सकते थे। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये जिम्मेदारी फिर आन पड़ी UGC HRDC पर। तो अभी हम देख रहे हैं वर्तमान समय में लगभग सारे जितने भी HRDC के सेंटर हैं वो सभी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और ये भी देखने में जो मिल रहा है
कि MMTTC का जो एक उदार रवैया है कि कॉलेजेस के साथ या यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के जिस तरह से काम किया जा रहा है इस दिशा में, वो भी बहुत सराहनीय है। और मैं कहना चाहूंगी कि हमारे कॉलेज में डॉक्टर प्रवीण जोशी सर हैं और डॉक्टर संदीप कुमार सर हैं। बड़ी सक्रियता से आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े और आसान नहीं होता है, दिखने में बहुत आसान लगता है कि हाँ भाई प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन एक एक दिन के लिए रिसोर्स पर्सन को ढूंढना और डिजिटल पटल पर सारी चीजें सेट करना, टाइम देना, हर किसी से एक वो माध्यम बना के रखना अपना, तो बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन आप लोगों ने ये किया। मैं इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और चूंकि अब NEP लागू हो ही गई है तो बहुत जरूरी है कि हम सबको पता हो कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट सिनेरियो में लागू हो रही हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा हो, चाहे वो परिवर्तित जो वर्तमान में चेंजेस आ रहे हैं, जो शोध प्रविधि है, शोध परियोजनाएं हैं, या जो शोध आलेख के जो प्रारूप बदले हैं, उसके विषय में हम जानकारी लें, तभी जाकर हम अपने स्टूडेंट को भी बता पाएंगे। तो इस संदर्भ में आप सभी लोगों ने जो प्रयत्न किया और हमें ये सब सुनने को मिला, मैं इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ MMTTC को भी और अपने कॉलेज के कोऑर्डिनेटर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। Thank you. Next, Dr. Neeta Bhatt. ma'am. Anyone participants? आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और स्पेशली संचालक मैडम आपको मेरा नमस्कार। मैडम के साथ हमने बहुत लंबा एक साथ काम किया है और मैडम हमारे लिए हमेशा प्रशंसनीय रही हैं। यह 10 दिवसीय शॉर्ट टर्म कोर्स जो कोटद्वार डिग्री कॉलेज एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संयुक्त प्रयास से संचालित किया गया, अत्यंत ज्ञानवर्धक, सारगर्भित और प्रेरणादायक रहा। विषयों की व्यापकता, विशेषज्ञ वक्ताओं की प्रभावशाली प्रस्तुतियां और सहभागिता आधारित गतिविधियों ने न केवल हमारे अकादमिक एवं NEP के बारे में हमारी समझ को समृद्ध किया, बल्कि शोध की दिशा में नई दृष्टि भी प्रदान की। इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त अनुभव और ज्ञान निश्चित रूप से हमारे शैक्षिक व व्यावसायिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगे। विशेषकर आयोजक डॉक्टर प्रवीण जोशी सर और डॉक्टर संदीप कुमार सर और हमारी सहयोगी संस्था ANU की जो डायरेक्टर मैडम है फैजा अब्बासी मैडम, आप लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और जितने पार्टिसिपेंट इस ग्रुप में जुड़े हैं, आप सबको भी मैं विशेष आभार देना चाहती हूँ, क्योंकि लगातार 10 दिन तक 2 सेशन में जुड़े रहना ये कोई आसान बात नहीं है। इसीलिए मैं सबको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Any participants? कोई वैसे समय Yes, sir. अभाव है, Am I I audible? think सभी के I व्यू think लेना it's संभव नहीं हो enough. पाएगा। Hello. I think it's enough. Please, हाँ, madam, Colleagues, please. sir, now Dr. We will go ahead. sorry to interrupt you. We have taken 10 minutes of Kanchanalata ma'am. Yes. Joshi sir, so Yes. you may take the stage. And Yes, the thing yes. is that Faiza madam Yes. is offering namaz, so she'll not be Okay. able to come. Okay. Okay. So It will Okay. she will join in between. In between. yeah. No worries. And the last you one. may please take the stage and Okay, greetings, okay. ma'am. Please. थैंक यू एवरीवन। प्रणाम मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूं। टुडे इन द लास्ट सेशन ऑफ 8-day NEP 2020 orientation and sensitization program organized by the AMU and Government PG College Koothdwar, jointly organized by. Today is the last session and I welcome to madam from the core of heart of our PG college, because you are our ex colleague of this campus. I also welcome to all of participants in the last session of this NEP 2020 program. Hope you are enjoying this and you enjoyed this. For the introduction of Professor Kanchanalata madam, Dean Faculty of Commerce, Rishikesh campus, SDS University, Rishikesh. I invite to Dr. Richa madam for her introduction, brief introduction. Richa madam, please. Yes, sir. I am present, sir. Sabhi ko namaskar. I thank the coordinator of this STC, Dr. Praveen Joshi, sir,
for the giving me a chance introducing the today's resource person. On behalf of Dr. Pitambar Dutt Barthwal, Government College, Kotdwar, Uttarakhand, which is organizing this event in collaboration with AMU HRDC University, Aligarh, I greet and welcome today's keynote speaker, Dr. Kanchan Lata Sinha, on this online platform. There will be many participants on this digital platform who will be very acquainted with you, ma'am. And I am happy to introduce ma'am. It's my small introduction on the behalf of Kanchan Lata Sinha, madam. Ma'am is a distinguished academician and accomplished administrator. Professor Kanchan Lata Sinha brings over 30 years of the experience in the fields of human resource management and marketing. Holding a PhD from Lucknow University, she has built an illustrious career grounded in the academic excellence, thought leadership, and a deep commitment to the nourishing future professionals. Currently serving as a Dean of Commerce and Management at Shri Dev Suman University, Pandit Lalit Mohan Sharma campus in Rishikesh, Professor Sinha is widely admired for her strategic insight, administrative expertise, and dedicated to the academic innovation. Her vast knowledge and dynamic leadership have been instrumental in shaping the educational landscape of the institution. She has actively participated in numerous national and international conferences, further enriching her academic pursuits and contributing to scholarly discourse at a global level. With her latest book, Business Communication, Professor Sinha seeks to share practical insight and foundational principles with a wider audience, empowering students and professionals alike to master of the art of effective communication in today's dynamic business environment. Thank you, ma'am. We are all eager to listen you and to gaining the knowledge. Now the platform is yours, ma'am. Thank you, ma'am, and welcome, ma'am. Thank you, madam. Your slide is showing, ma'am. Okay. Am I audible? Yes, Yeah, ma'am. madam. Thank you, Richa ma'am. Wonderful introduction. Respected Principal, Professor D.S. Negi sir, Coordinator, Dr. Pramin Joshi sir, and MU University, Mr. Jayadi sir, Madam Risha Jain, Priyanka Agrawal, Neeta Bhatt, and Reshmi Aswal ma'am. आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया, प्रवीण जोशी सर, आपको बहुत बहुत इसके लिए थैंक्स. आज ऑनलाइन NEP 2020 ओरिएंटेशन एंड सैनिटाइजेशन प्रोग्राम UGC मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ UP एंड IQAC डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोटद्वार उत्तराखंड द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है. My topic is quality challenges in HEIS after NEP 2020. Introduction. India's GER is improving but still below global standards. NEP 2020 seeks to raise this to 50% by 2035. The policies focus on vocational and value-based education marks a significant change. First point is higher education in India is undergoing a significant transformation with the implementation of the National Education Policy 2020. The goal is to make education more inclusive, holistic, and skill-based. Second point is quality is a crucial determinant of educational outcomes. This presentation explores the quality-related challenges faced by higher educational
institutions post NEP 2020. तो NEP 2020 में ये प्रोग्रेस लेके आगे बढ़ा जा रहा है कि हम केवल बुकिश ज्ञान ना दें, बल्कि स्टूडेंट्स को एक चैलेंज के रूप में स्किल दें जो कि वो आफ्टर ग्रेजुएशन अपनी जॉब को पा सके। केवल किताबी ज्ञान लेकर के, डिग्री लेकर के उसका कोई फायदा नहीं है। इसी पर आधारित हमारी NEP 2020 है, जिसमें स्किल बेस्ड कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज बनाए गए हैं। इससे पहले अभी जो 2020 NEP चल रही है उसमें आपने देखा होगा, अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो स्किल में डिजिटल मार्केटिंग का जो सिलेबस है वो इंट्रोड्यूस किया गया, जो 4 प्रोग्रेसिव मोड में है, जिसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप के बाद स्टूडेंट्स में ये क्वालिटी आ जाती है कि वो अपने आप को मार्केट में अपने आप के अपने जीवन में सरवाइव करने के लिए वो बहुत कुछ सीख जाता है। लेकिन केवल बुकिश ज्ञान से नहीं होगा। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें कुछ लिंक प्रोवाइड किए गए हैं, जिस लिंक पे क्लिक करते ही बच्चे को उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके स्कोप्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। और प्रैक्टिकल के लिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक पे ऐड, जब आप फेसबुक पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं, कोई रील देख रहे होते हैं, तो उसमें ऐड शुरू हो जाते हैं, या यूट्यूब में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आप देख रहे होते हैं, वहां पे भी ऐड शुरू हो जाते हैं। तो ये ऐड किस तरह से डाले जाएं और मार्केट में हम किस तरह से अपने आप को अकॉर्डिंगली, अगर हम मनी के हिसाब से देखें तो स्टूडेंट्स अपने मनी को प्राप्त कर सके, यानी कि अपने खर्च अपने एक्सपेंसेस को पूरा कर सके। यही NEP का जो आगे उद्देश्य बताया गया है कि हम केवल किताबी ज्ञान ना दे करके हम उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दें, और बच्चा जब फील्ड में जाए तो उसको वो चीजें पता होनी चाहिए। Objectives of the presentation. These objectives support the overarching vision of turning India into a global knowledge superpower while ensuring equitable access to quality education across regions and socio-economic backgrounds. Point first, understand key reforms of NEP 2020. Identify the emerging challenges in quality assurance. Examine infrastructural, pedagogical, and digital limitations. Present real-world examples एंड केस स्टडीज। मैंने अपने इस टॉपिक में कुछ केस स्टडीज भी ली हैं, जिनके माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में अगर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही हैं, स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इस NEP के माध्यम से, तो हम उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी अदर स्टेट से डिफरेंट हैं। यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर हमें स्किल डेवलपमेंट करना होगा, वैल्यू एडेड कोर्सेज लॉन्च करने होंगे, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अगर हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो जैसे कि MOU की बात कही जा रही है कि आप MOU करें इंडस्ट्री बेस्ड, क्योंकि 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप है और 6th सेमेस्टर में इंटर्नशिप का वो कोर्स पूरा हो जाएगा। तो बच्चे को हमें इंटर्नशिप के लिए भेजना है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि वो क्वालिटी मेंटेन कर सकें। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि प्लेन एरिया में तो आपको इंडस्ट्री भी मिल जाएंगी, लाइक दैट अगर मैं देहरादून की बात करूं तो देहरादून में बहुत सी इंडस्ट्री मिल जाएंगी, हरिद्वार में मिल जाएंगी, लेकिन अपर लेवल पे जहाँ पहाड़ों पर अगर हम देखें तो इस प्रकार की कोई फैक्ट्री, इंडस्ट्री वहाँ पर अवेलेबल नहीं है जहाँ पर बच्चों को इंटर्नशिप के लिए भेजा जाए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के समय में। सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्पैक्ट्स। सोशल डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस प्रमोट वैल्यूज सच एज क्रिटिकल थिंकिंग, जेंडर इक्वलिटी एंड सिविक
responsibility. Students often become social change agents through activism and outreach. Economic upliftment, graduate contribute to a skilled workforce, boost entrepreneurship and drive innovation. University research supports industries and national growth. Cultural preservation institutions help protect languages, traditions, and indigenous knowledge systems while fostering mutual respect and diversity. अगर हम इन तीनों पॉइंट का हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करें तो हायर एजुकेशन में वैल्यूज को प्रमोट किया जा रहा है और क्रिटिकल थिंकिंग की जा रही है कि अगर हम इस कोर्स को लॉन्च करते हैं या हम इस कोर्स को पढ़ते हैं तो आखिर में हमें क्या मिलेगा. सपोज दैट जो कोर्सेज स्किल बेस्ड हैं, जैसे कि आप अगर देखें सोशल डेवलपमेंट में कि अगर किसी कोई बच्चा ग्रेजुएशन लेवल पे उसने फर्स्ट सेमेस्टर कर लिया, सेकंड सेमेस्टर कर लिया, तो पहले क्या होता था कि 1 साल की एजुकेशन के बाद वो बच्चा उस डिग्री से बाहर हो जाता था. लेकिन एनईपी में ये किया गया कि अगर बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर पास कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 साल करने पे. इसी तरह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर अगर कर लेता है तो उसे डिप्लोमा दिया जाएगा एंड थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पूरा करने पे उसे डिग्री दे दी जाएगी. तो एनईपी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पढ़ाई बेकार हो जाती थी वो बेकार नहीं होगी और स्टूडेंट्स एक सर्टिफिकेट लेकर के भी वो कहीं किसी इंडस्ट्री में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कार्य कर सकता है कि हमारे पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है या डिग्री है. तो इससे एक जो सोशल डेवलपमेंट है, जो होता था कि आप डिग्री आपके पास नहीं है, वो चैलेंज खत्म हो गया है. Excuse me, Madam, Professor Kanchanlata, Madam. Yes, Good ma'am. evening. मैं Dr. Faiza Abbasi. I'm the director of the UGC MMTTC AMU. I just joined to greet you, Madam, for your session here. And नहीं, आप प्लीज आप प्रेजेंट करें, बस मैं 5 मिनट आपसे. Okay. जी, Yes, बस ma'am. 5 मिनट आपकी Okay, इजाजत ma'am. Okay, ma'am. No problem, ma'am. Thank you. So, participants, this is going to be your last lecture in the course here. And we were supposed to have a short valedictory at the end of this session by Professor Kanchan. But I have to go for a meeting in 15 minutes. So I decided to greet you all one last time. And I decided to say my goodbye to you all. Please carry on with your session. I hope in this entire course here with us at the UGC MMTTC Aligarh Muslim University, you all had a good time learning and you all have a memorable time together here. I'm very grateful to both the coordinators, the coordinator as well as the co-coordinator for their time and for putting together this group in order to undertake some awareness and some sensitization regarding the national education policy. Your certificates will be released day after tomorrow because tomorrow is a Sunday. It's just that you have to make sure that you have submitted both your MCQs. So there will be a short MCQ tomorrow. A short MCQ as soon as this session gets over and you say your goodbyes to Professor Kanchan. And I hope everybody has also appeared in the first MCQ that took place on the day 1 of this course. I'm happy you chose to come to the Aligarh Muslim University to learn about national education policy. I'm very glad that you have given us a good feedback, and I will always be there to take any more feedback from you. And then I also request you all to continue to come back to us for the NEP courses as well as other courses that we are going to hold. The entire idea behind holding this course was to remove any apprehensions and any doubts about the NEP, because the teachers have to act like
the core and like the backbone for implementing the NEP, and the teachers will take the larger responsibility of implementing it. So with resource persons like the one that we have today and many other eminent resource persons who have been engaging with you, I'm sure if you had any fears and doubts about the NEP, they have been removed. I wish I could stay back for the entire erudite session of the resource person, and I wish I could stay back to listen to the verbal feedback also of the participants at the end. But I'm sorry, this is a clash of dates and it's a really important meeting for which I have to go. And even if it's an online course, I will not be able to spare myself for 5-10 minutes to join your valedictory. So once again, I thank you. I thank you all. I can see wonderful comments here. Pawan Kumar Jha, Dr. Sunita Nautiyal, Dibakar Mondal, Muhammad Ahmadullah, Dr. Varsha Singh, Meenakshi Verma, Neeraj Sharma, Suresh Nishad, Sushma Bhatt, Nandi Garia. Thank you very much for your kind words. And once again, I extend to you my heartfelt best wishes for your careers. Apurva Singh, thank you very much. It's over to your eminent resource person. Thanks for the positive feedback, Dr. Indu, Dr. Pramod, and Dr. K. Rameshwar. Thank you so much. Tripti Dixit, thank you very much. Madam, please continue with your session. Thank you, ma'am. Thank you Thank you so much. this opportunity. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Praveen Joshi, for the wonderful coordination of the course. And we look forward to collaborating with you in future and having you on board with the Aligarh Muslim University. All the best. Thank you, madam. Thank you. Thank you very much again. Thank you very much. सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन टॉपिक में मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे बच्चा ग्रेजुएट कर लेता है, ग्रेजुएट में आता है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर उसने पास कर लिया है तो उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जो समाज में 12th पास करने के बाद अगर वो ग्रेजुएट नहीं पूरा कर पाता था तो ये कहा जाता था कि वो 12th पास है। आज एनईपी ने ये चांस दे दिया है कि अगर आप 2 सेमेस्टर भी पास कर लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, और 2 इयर्स का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो डिप्लोमा एंड 3rd ईयर तो आपको डिग्री मिल जाएगी। तो ये बूस्ट करने की एक प्रोसेस है कि स्टूडेंट्स को किसी भी लेवल पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो कि मैं ये चीज डिजर्व करता था और किसी भी कारण से हम ये पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो रिसर्च है, रिसर्च के पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि हर स्टूडेंट्स जो है वो 4th सेमेस्टर से ही अपने रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाए। जैसे पेटेंट की बात कही जाती है कि आप अपने आइडियाज पेटेंट करें। आज से 4-5 साल पहले ये बात बच्चों को नहीं पता थी कि पेटेंट क्या होता है, रिसर्च पेपर क्या होता है, लेकिन जब से एनईपी इंट्रोड्यूस हुई है उन्हें पेटेंट, स्किल कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स ये क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी दी जा रही है। कल्चरल प्रिजर्वेशन में इंस्टीट्यूशन हेल्प प्रोटेक्ट लैंग्वेजेस, जो 25 में हमारा जो कोर्स लॉन्च होगा उसमें एईसी में लैंग्वेज हैं। जैसे आप हिंदी, इंग्लिश, कुमाऊनी, गढ़वाली, कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं और उसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो आप जिस लोकल एरियाज में रह रहे हैं आप उस वहाँ की लैंग्वेज को सीख सकते हैं। ये एक सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है एनईपी में कि लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में लैंग्वेज समाप्त ना हो जाए, उनको जानने वाला कोई ना रहे। लेकिन चैलेंजेस भी है। चैलेंजेस ये है कि उसका कोर्स डिजाइन करना, उसके एग्जाम्स, उसके बारे में वो थोड़ा सा टिपिकल होगा। उसके लिए जो फैकल्टी है वो भी लेनी पड़ेगी कि उसे भी नॉलेज हो, टेक्निकल फैकल्टी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट के सामने ये भी है कि फैकल्टी भी उस तरह की इनवाइट की जाए, जिसके लिए आप सभी लोग सुन रहे होंगे या जान रहे होंगे टीवी के माध्यम से और वैसे भी कि जो एनईपी है उसमें हर
हर व्यक्ति जो स्किल है किसी भी फील्ड में, वो उस फील्ड का ज्ञान इंस्टीट्यूट में जा करके दे सकता है और उसको एक प्रोफेसर के रूप में टाइम बीइंग पेमेंट के साथ उसकी स्किल को लिया जाएगा। Highlights of NEP 2020. The introduction of the 4-year multidisciplinary undergraduate program with multiple exit options aim to align Indian HEIS with global standards and increase student flexibility. Key reforms include multidisciplinary approach, जैसे कि हमने आपको बताया, वो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर करके भी जा सकता है, सर्टिफिकेट लेकर के, डिप्लोमा लेकर के, डिग्री लेकर के, और जो स्टूडेंट 7.5 परसेंटाइल से अबव होंगे उन्हें ग्रेजुएशन की डिग्री ऑनर्स की दी जाएगी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, डिजिटल लर्निंग पुश वाया स्वयं, दीक्षा, कोर्सेरा, ई पाठशाला, इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि एक क्रेडिट जो है वो 15 आवर्स का है। अगर स्वयं पोर्टल से, दीक्षा पोर्टल से या कोर्सेरा के जो कोर्सेज हैं उसमें बहुत सारे कोर्सेज 0.5 क्रेडिट के हैं, 1.5 क्रेडिट के हैं, 2 क्रेडिट्स के हैं। तो अगर बच्चा मान लीजिए कि 0.5 करके उसने 4 कोर्स कर लिए, यानी कि 0.5 करके 2 क्रेडिट्स का उसका कोर्स उसने पास कर लिया, तो वो क्रेडिट उसके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएंगे और वहाँ वो ऐड हो जाएंगे। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग इनटू रिसर्च इंटेंसिव, टीचिंग इंटेंसिव एंड डिग्री अवॉर्डिंग ऑटोनॉमस कॉलेजेस। What is quality in higher education? Quality is also influenced by teacher preparedness, student satisfaction, administrative transparency, and the availability of diverse and inclusive curricula. Quality in education can be understood through learning outcomes and employability, research contribution and innovation, accreditation and governance, inclusivity and equal access. इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि लर्निंग आउटकम्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं आज के समय में इस हायर एजुकेशन में, क्योंकि हायर एजुकेशन को इस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि जो भी बच्चा जिस ईयर में पास आउट होकर के निकलता है उसे एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। जैसे स्किल के कोर्सेज में AI है, रोबोटिक साइंस है, मशीन लर्निंग है, इस तरह के कोर्सेज डाले गए हैं जो एक यूनिवर्सिटी का पूल है। उस पूल में सेक है, वैल्यू एडेड कोर्स है, AEC है। अब स्टूडेंट्स को फैसिलिटी दी गई है कि आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंग स्टूडेंट के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन जो है ओपन टू ऑल है, वो कोई भी कोर्स पढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये है कि अगर हम प्लेन एरिया में हैं, आप फैकल्टी भी अवेलेबल करा सकते हैं, लेकिन अगर हम पहाड़ी क्षेत्र में हैं या हम ऐसे सुदूर स्थित क्षेत्र में हैं जहां पर इस तरह की कोई फैकल्टी अवेलेबल नहीं हो सकती, या सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जैसे आज के समय में कहा जाता है कि एक समय खाना ना मिले लेकिन डेटा जरूर मिल जाए, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सारी चीजें डेटा बेस्ड हो गई हैं। अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं, हम बहुत सारा किताबी ज्ञान ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स जो ई-बुक्स हैं हमारे सामने अवेलेबल हैं, बड़े बड़े ऑथर्स, राइटर्स, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, चाहे हम जहाँ से भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। लेकिन समस्या वही है कि डेटा होना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे तो डेटा अवेलेबल भी है, इंटरनेट आसानी से अवेलेबल है, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट की समस्या आ रही है, और आगे चल करके धीरे धीरे ठीक हो जाए, वो समस्या ना बनी रहे, इसका गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जिसके कारण
तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं कि स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिए जाएं, स्टूडेंट्स को मोबाइल दिया जाए, स्टूडेंट्स को फ्री डेटा दिया जाए, कॉलेज को यूनिवर्सिटीज को वाईफाई से कनेक्ट किया जाए, जिससे बच्चा कहीं पर किसी भी जगह पे पढ़ करके, चाहे वो खेत में हो, चाहे खलिहान में हो, कहीं भी हो, वो उस पढ़ाई को पूरा कर सके। रिसर्च कंट्रीब्यूशन एंड इनोवेशन की बात एक कि आप रिसर्च करें। रिसर्च करने के लिए आपके पास आइडियाज होने चाहिए, और आइडियाज के लिए जैसे कि कॉमर्स में एक फार्मूला है, नॉलेज प्लस इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू इंटरटेनमेंट। अगर आपके पास नॉलेज है तो इंफॉर्मेशन तो आप कलेक्ट कर ही लेंगे, और जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाएगी तो इंटरटेनमेंट यानी कि आपका जो उद्देश्य है उसको आप पूरा कर पाएंगे। तो रिसर्च की फील्ड में अगर हमें इनोवेशन करना है तो हमारे पास नॉलेज के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए, और इसके लिए जो सबसे बड़ा सोर्स है वो डिजिटलाइजेशन है। इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। देखिए कि हम राइट्स की बात करते हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी वही तय हो जाती है। विथ मोर फ्रीडम, institutions must also ensure ethical conduct, responsible governance, and public accountability through self-regulatory mechanism and regular performance audits. Point first, the policy promotes academic and administrative autonomy. However, this raises concerns about maintaining quality control without compromising autonomy. Institutions must balance freedom with responsibility. इस इंस्टीट्यूट के लिए भी और प्रोफेसर्स के लिए भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें क्वालिटी मेंटेन करने के साथ साथ हमारी अकाउंटेबिलिटी भी निश्चित हो गई है कि हमें अपने कोर्स को इस तरह से पढ़ाना है कि वो निश्चित समय सीमा में भी पूरा हो जाए, और अगर हम टेक्निकली स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं अपना सिलेबस तो वो बच्चा टेक्निकली स्ट्रांग भी हो और उसका रिजल्ट सामने दिखे। इसके लिए जैसे 5th सेमेस्टर में इंटर्नशिप की बात कही गई है, अप्रेंटिस की बात कही गई है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि आप सभी से MOU करें और वहां पर स्टूडेंट्स को भेजें। ये बात जितनी सुनने में बड़ी आसान लग रही है लेकिन उतनी ही ये टिपिकल है। लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे हम उस फील्ड की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा नीति आयोग और सेतु आयोग दोनों ही जो प्लेटफॉर्म है वो प्रयास कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को हम इंटर्नशिप दे दें, अप्रेंटिस वो कर सके। टीचर एंगेजमेंट इन NEP इम्प्लीमेंटेशन, आप देख सकते हैं कि जो ऑटोनॉमी है, वर्कशॉप पार्टिसिपेशन है और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन है। Digital divide. Reports indicate that over 60% of students in rural areas lacked digital access during lockdown, severely impacting academic continuity and performance. While digital education is a key, NEP feature unequal internet access and device availability, especially in rural India, remains a concern. Example, lack of infrastructure during COVID-19 impacted learning outcomes. 60% स्टूडेंट्स रूरल एरियाज के हैं जिनके पास डिजिटल के लिए इंटरनेट या मोबाइल या इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो डिजिटल एसेस अमंग स्टूडेंट्स, अर्बन स्टूडेंट्स के पास तो डिजिटल एसेस है, पर रूरल की स्थिति अभी भी सोचनीय है। Curriculum and pedagogy reforms, the rigid academic calendar and lack of interdisciplinary experts also hamper the smooth transition to the NEP prescribed academic framework. Implementation of choice-based credit system and academic bank of credits has faced resistance due to limited awareness, rigid institutional frameworks, and a lack of curriculum designers. Faculty development challenges. There is pressing need to invest in faculty orientation programs, digital tools training, and incentivized research fellowship to strengthen academic delivery post NEP. फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फैकल्टी को अपग्रेड
करना होगा और उन्हें भी इस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी जिससे वो अपनी क्वालिटी को इनहेंस कर सकें। समय समय पर ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर प्रोग्राम करने होंगे जिसमें उनको स्किल अवेयरनेस या वैल्यू एडेड कोर्स या AEC ये इन चीज़ों के बारे में उन्हें भी ट्रेंड किया जाए और नई फैकल्टी इस तरह की रखी जाए कि वो टेक्निकल स्ट्रांग हो। Point first, post NEP, new pedagogies and technologies demand faculty upskilling, shortage of trained staff, lack of incentives for continuous professional development, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो रिमेन्स हाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि फैकल्टी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत, फैकल्टी कम है, स्टूडेंट्स का रेशियो ज़्यादा है, तो इसको भी देखना होगा। और ट्रेंड स्टाफ की कमी है क्योंकि अब समय आ गया है कि पियोन से लेकर यानी कि लोअर बॉडी से लेकर अपर बॉडी तक सभी को स्किल्ड होना पड़ेगा टेक्निकली, क्योंकि अगर ट्रेंड स्टाफ है तो हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। और स्टूडेंट्स का रेशियो अगर अकॉर्डिंग टू फैकल्टी मेंबर्स के अनुसार हो जाएगा तो शायद हम वैल्यूएबल एजुकेशन देने में हाई लेवल को क्रॉस कर सकते हैं। Accreditation and quality assurance. There is growing call for the use of outcome-based education and continuous internal evaluation rather than a one-time summative assessment system. जो हमारे पास challenges हैं, only 30% of colleges accredited by NAAC, heavy reliance on documentation rather than practical learning, uneven distribution of quality monitoring mechanism. आप इसे देख सकते हैं जो एक्रेडिटेशन स्टेटस है NAAC का 30-70 है। फंडिंग कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स आर आल्सो सीन इन डिलेड सैलरी पेमेंट्स, poor maintenance of facilities and absence of research grants in many state-run institutions. Government grants to public universities are decreasing. Many HEIs depend heavily on student fee. Example, many state universities reported budget deficits post-COVID. Trend of public HEIs funding, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा। रिसर्च एंड इनोवेशन को डिस्कस करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे आज दिस टाइम कि रिसर्च एरियाज में अगर स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं, वो नेट है, तो उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। JRF स्टूडेंट्स अपने आप एग्जाम पास करके प्राप्त करते हैं, JRF है, SRF है, लेकिन अगर वो नेट है तो 5,000 रुपीज पर मंथ उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो एक उनके लिए प्रोग्रेसिव मोड में एक मोटिवेशन है कि अगर हम नेट क्लियर कर लेते हैं तो हमें 5,000 मिल जाएगा पैसा पर मंथ, जिससे हम अपने रिसर्च पेपर या रिसर्च पेपर से संबंधित मटेरियल्स इन सारी चीजों को अवेलेबल कर सकते हैं। सेल्फ भी एंड यूनिवर्सिटी तो प्रोवाइड कर ही रही है। रिसर्च एंड इनोवेशन में इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग इन इनोवेशन रिमेन्स लो ड्यू टू मिनिमल इंटरनेशनल पेटेंट्स एंड पुअर कोलैबोरेशन बिटवीन यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हम कहें यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्रीज के साथ अभी कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा नहीं है। इंडिया रैंक्स लो ग्लोबली इन रिसर्च आउटपुट है, लिमिटेड फंडिंग है, फंड को इंक्रीज करना पड़ेगा। एजुकेशन में फंड बजट को बढ़ाना होगा। फ्यू रिसर्च पार्क्स आर इंक्यूबेशन सेंटर्स, पुअर इंडस्ट्री लिंकेज एंड पेटेंट फाइलिंग अवेयरनेस। पेटेंट फाइलिंग के संबंध में अभी अवेयरनेस नहीं है क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है कि पेटेंट को हम कैसे फाइल कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। हालांकि धीरे धीरे चीजें प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं और लोगों को जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से हम अपने पेटेंट को, अपने आइडियाज को फाइल कर सकते हैं और ग्रांटेड भी करा सकते हैं। आज के समय में अगर हम स्टूडेंट की बात कहें कि स्टूडेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसे सिर्फ डायरेक्शन देने की बात है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने ये होता है कि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं होती है। अगर फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती हैं तो स्टूडेंट्स को हम और आगे प्रोग्रेस मोड में ले जा सकते हैं।
Governance and leadership challenges. Effective leadership in HEIS requires visionary academic heads, decentralized planning, and stakeholder-driven policy making for successful NEP implementation. NEP implementation के लिए गवर्नेंस और लीडरशिप जो चैलेंज है हमारे सामने, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस affecting institutional planning, vacant positions of VCs, delayed decision making process. जो 3 फैक्टर हैं कि पोस्ट बहुत खाली पड़ी हैं और उन पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं जो कि हो जाने चाहिए या होने चाहिए, क्योंकि जब सारी पोस्ट फिल रहेंगी तो और प्रोसेस में देर ना लगाई जाए, क्योंकि जो प्रोसेस मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो डाउन है। किसी भी रिजल्ट में आगे बढ़ने के लिए जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो स्लो नहीं होनी चाहिए, उसे फास्ट करना होगा, तभी हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, वरना वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो एनईपी चाहती है। Inclusivity and access. Data shows that GR among females in rural areas is substantially lower than their urban counterparts, revealing deep-rooted access challenges. Disparities in gross enrollment ratio persist. SC, ST, OBC students face entry barriers. Differently abled students lack infrastructure support. आप ग्राफ से देख सकते हैं डेमोग्राफिक में कि अर्बन फीमेल और रूरल फीमेल में बहुत अंतर है, SC, ST, OBC और डेफिनेटली एबल्ड। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट HEIS क्वालिटी कंसर्न्स, बहुत बड़ा डिफरेंस है पब्लिक और प्राइवेट में। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अकाउंट फॉर 78% ऑफ कॉलेजेस बट वेरी वाइडली इन क्वालिटी कॉमर्शलाइजेशन, compromises educational standards, especially in Tier 3 institutions. Private HEIS must be encouraged to participate in NAC and NIRF to enhance transparency and promote healthy competition for improving educational outcomes. ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन में बहुत अंतर है, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर जो टीचर है उसको सारे वर्क करने होते हैं, जबकि प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं जो NIRF रैंकिंग में है या A++ में है नैक में, तो वहाँ पे रिसर्च वर्क के लिए रिसर्च के प्रोफेसर्स अलग हैं जो केवल रिसर्च का काम करते हैं, और जो जिनको एजुकेशन देनी है उनका वर्क अलग है और अलग अलग, क्योंकि वहाँ पे उसका कारण ये है कि उनकी फीस सबसे ज्यादा है। जो हमारी हायर एजुकेशन, जो गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे हमारी फीस बहुत कम है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो चाहे पुअर फैमिली के हों या अपर लेवल के हों या लोअर लेवल के हों, सभी के लिए समानता का कॉन्सेप्ट लेके चला जाता है। इसलिए वो सुविधाएं अभी अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं जो आने वाले समय में हो जाएंगी, जिसके लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं और इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बन रहे हैं, जिसमें NEP को आगे बढ़ाने के लिए, NEP में सरवाइव करने के लिए स्टूडेंट्स को बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी जिन पर काम किया जा रहा है। 21 स्टडी है IIT मद्रास की जो मैंने ली है। द रिसर्च पार्क मॉडल एट IIT मद्रास हैज हेल्प्ड इंक्यूबेट ओवर 200 स्टार्टअप्स प्रमोटिंग जॉब क्रिएशन एंड एकेडमिक एंटरप्रेन्योरशिप। 200 स्टार्टअप्स शुरू कराए हैं। IIT मद्रास सक्सेसफुली अडॉप्टेड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक NPTEL एंड encourage startup incubation. It stands as a model for integrating research with academics. हमारे यहाँ भी प्रयास किए जा रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को NEP में स्किल कोर्सेज में उन्हें समझाएं। जैसे कि अभी आप सभी लोग जानते होंगे जो पार्टिसिपेंट्स हैं कि जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो प्रोग्राम है जो सभी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में चल रहा है, वहाँ पे सीड फंडिंग दी जा रही है। अगर कोई स्टूडेंट अपना स्टार्टअप करना चाहता है तो उसे सीड फंडिंग मिलती है और वो उससे अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा
भी रहा है। जैसे अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी की बात करें तो हमारे यहाँ से अभी लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है जिसने अपना स्टार्टअप शुरू किया और उसके मान्या राजपाल जिसको 75,000 की सीट फंडिंग हुई। ऐसे सभी कॉलेजेस में भी मिले हैं स्टूडेंट्स को। तो क्या है कि हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के पास आइडिया नहीं है, आइडिया है, आइडिया जनरेशन की बात है कि उन्हें उचित प्लेटफॉर्म दे दिया जाए, उन्हें जानकारी दी जाए, तो आज एनईपी में ये पॉसिबल हो पाया है। आज से पहले शायद स्टूडेंट्स को ये पता भी नहीं होता था कि सीट फंडिंग या इस तरह के कोई प्रोग्राम भी होते हैं, या आगे जो स्कॉलरशिप्स की बात की जाती है या आइडिया जनरेट की बात की जाती है, या स्टूडेंट्स के लिए अगर वो पेटेंट करते हैं या वो कोई रिसर्च करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं या जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं उसकी भी जानकारी उन्हें एनईपी में दी जा रही है। एक केस स्टडी है रूरल स्टेट यूनिवर्सिटी। मेनी रूरल यूनिवर्सिटीज लैक मॉडर्न क्लासरूम्स, trained faculty and tech access. This affects their ability to meet NEP standards. Despite state and central funding, rural universities often remain under-equipped due to lack of strategic planning, outdated infrastructure and limited administrative support. जो रूरल स्टेट यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अभी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की जा सके, लेकिन समय के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट के द्वारा एश्योरेंस दी जा रही है कि एनईपी लागू करने के साथ साथ इसका जो रिजल्ट है, जो आउटपुट है, वो इस तरह का होना चाहिए कि स्टूडेंट सिर्फ डिग्री लेकर बाहर निकले तो वह स्वरोजगार की ओर आगे बढ़े, उसे किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। रेगुलेटरी बॉडीज आफ्टर एनईपी, HECI's vertical aims to separate regulation, accreditation, funding, and standard setting, a shift from the current overlapping responsibilities of UGC and AICTE. UGC, AICTE, and NAC are being replaced by HECIS. 4 verticals: NHERC, NSC, HEGC, GEC. These aim to streamline regulation and promote transparency. NETF enhancing digital quality. National Education Technology Forum promotes integration of AI, AR, VR, and LMS into HEIs. However, many colleges lack technical infrastructure to implement these changes. The NETF also promotes data analytics in academic decision making, faculty evaluation through LMS analytics, and improved student progress tracking. इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अब NEP में ये कहा जा रहा है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब बनाई जाए और रोबोटिक मशीन लर्निंग के जो कोर्सेज हैं उनको लॉन्च किया जाए और उन सॉफ्टवेयर पर स्टूडेंट्स को एजुकेट किया जाए। तो अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये कोर्सेज लॉन्च तो कर दिए गए हैं और आने वाले समय में कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें मतलब फिंगर टिप्स पे होंगी कि जिस तरह से एआई आगे बढ़ रहा है और स्टूडेंट्स चैट जीपीटी, एआई इन पर इनके साथ काम कर रहे हैं, तो चैलेंज तो ये है कि फैकल्टी भी उसी तरह की ट्रेंड आनी चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना होगा कि हर जगह अवेलेबल कराई जाए, तभी ये टूल्स सक्सेसफुल होंगे। और चैलेंज ये भी है कि स्टूडेंट्स चैट जीपीटी, एआई से अपने माइंड को इस्तेमाल करना भूल रहे हैं। वो कुछ भी पूछना होता है चैट जीपीटी, एआई से कर लेते हैं, तो उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए भी हमें प्रयास करना होगा। Internationalization goals. NEP promotes global tie-ups and student exchange. However, many HEIs are not globally ranked, reducing their appeal to international institutions. NEP में कहा जा रहा है कि हम ग्लोबली स्टूडेंट्स को एक्सचेंज करें, लेकिन इसके लिए हमें अपने हायर एजुकेशन को रैंक में लाना होगा और प्रयास करने होंगे कि जो फ्लेक्सिबल एडमिशन नॉर्म्स हैं वो अपनाए जाएं, करिकुलम क्रेडिट मैपिंग हो और लैंग्वेज सपोर्ट फॉर इनकमिंग स्टूडेंट्स हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि अभी हमारा इंडिया बहुत पीछे है।
इंटरनेशनल पेटेंट्स फील्ड पर मिलियन पॉपुलेशन। अगर हम इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करते हैं तो हमें इस लेवल में आगे बढ़ना होगा। साउथ कोरिया, जर्मनी, यूएसए का अगर आप ग्राफ देखें तो बहुत ही ऊपर है और हमें भी बहुत नीचे है। Industry academia linkage programs like industry academia collaborative research need to be scaled up to ensure hands-on practical training that aligns with the job market. Point first, NEP emphasize employability examples. TCS and Infosys offer finishing schools. However, curriculum alignment with industry standards is still poor. आप लोग समझ सकते हैं कि जब तक हम MOU नहीं करते हैं इंडस्ट्रीज के साथ या इंस्टीट्यूशन के साथ, तब तक हम अपने बच्चों को इंटर्नशिप के लिए आगे नहीं भेज सकते हैं। और स्किल बेस्ड एजुकेशन देने के लिए हमें उन्हें टेक्निकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा। Skill development and NSQF, a structured internship policy and dual degree programs combining vocational and academic subjects can enhance job readiness. National skills qualifications framework helps in vocational and skill-based certification. Adoption is low due to lack of awareness and industry integration. Lack of awareness तो है, अभी स्टूडेंट्स की सोच ये नहीं हुई है कि हमें इंटर्नशिप करनी है तो हम उसे बहुत सोच समझ करके ढंग से नॉलेज उसके बारे में लें, प्रैक्टिकल नॉलेज लें। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि एक जो स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स है, उसमें अगर बच्चे को डीमैट अकाउंट ओपन करना और एंट्रीज करना सिखाई जाती हैं, लेकिन अगर बच्चा सेल्फ डीमैट अकाउंट ओपन करके एंट्री करता है तो उसे शायद शेयर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज मिलती है उसके मुकाबले अगर वो किताब में शेयर्स क्या हैं, उसकी एंट्री क्या होती है और ये कैसे होता है पढ़ने से जो आती है। तो स्किल प्लेटफॉर्म हमें देना होगा स्किल करने के लिए। इसके लिए स्मार्ट बोर्ड्स हमें देने होंगे, स्मार्ट टेक्निकल जो हमारी फैकल्टी है उसे अवेलेबल कराना होगा गवर्नमेंट को, तभी हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं और स्किल डेवलपमेंट के फार्मूले को फिट देख सकते हैं। NAAC quality indicators. NAAC also emphasize green practices, gender equality, and alumni engagement as indicators of a vibrant institutional ecosystem. NAAC evaluates on curriculum design, teaching learning, research infrastructure, governance, institutional values, and best practices. NAAC में बहुत सारी चीजें इवेलुएट होती हैं, लेकिन रिसर्च के सबसे ज्यादा मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि रिसर्च में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने समाज को, अपनी यूनिवर्सिटी को, अपने कॉलेज को, अपने स्टूडेंट्स की एजुकेशन को और सेल्फ भी अपने आप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। टीचर्स रोल इन क्वालिटी इनहैंसमेंट. एम्पावर टीचर्स आर की ड्राइवर्स ऑफ NEP रिफॉर्म्स. Thus, participatory governance and academic freedom must be ensured. Teacher must be given autonomy to adopt pedagogy, regular workshops, and performance-based promotions are essential to enhance teaching quality. Teaching quality maintain करनी पड़ेगी. Student-centric learning, student success metrics, peer learning, clubs, and digital mentoring can revolutionize traditional classroom-based model. NEP promotes academic bank of credit. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई बच्चा स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी कोई कोर्स कर लेता है तो उसके क्रेडिट ट्रांसफर हो जाएंगे. मल्टीलिंगुअल ई कंटेंट. रेगुलर स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम. रेगुलर स्टूडेंट फीडबैक सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जिससे कि फीडबैक मिलता रहेगा कि बच्चों को जो हमारी क्लासरूम टीचिंग है वो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, या उसमें प्रोग्रेस करने की जरूरत है, या हमें अपने प्लेटफॉर्म पर अपने तरीके को चेंज करना चाहिए या करना होगा. Peer assisted learning models. Implementation challenges. To bridge the implementation gap, institutions need action plans, task force, and robust monitoring dashboards. Execution is hindered by lack of trained administration, indicate monitoring, financial and operational constraints. आप ग्राफ से देख सकते हैं जो एडमिन शॉर्टेज है
मॉनिटरिंग गैप्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये हमारे सामने हैं। Strategic recommendations. The roadmap should include multi-stakeholder collaboration, performance-linked grants, and better data system to support policy execution. Increase HEI funding, faculty training programs, strengthen IQAC, encourage institutional innovation. देखिए HEI फंडिंग भी अब गवर्नमेंट दे रही है कि अगर कोई प्रोफेसर रिसर्च करना चाहते हैं तो उनके लिए शोध प्रोत्साहन योजना भी है। फैकल्टी को समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करें। इसीलिए जो एपीआई सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग एपीआई अपने पूरे करने के लिए भी उस ट्रेनिंग करनी होगी। और साथ में ये जो एनईपी में स्किल कोर्सेज हैं या वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, इन सब के बारे में जानकारी करनी होगी। स्ट्रेंथन आईक्यूएसी है और इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन को इनकरेज करना होगा। एक मेरी केस स्टडी सेल्फ की है। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा जो सिलेबस है हमारा, उसमें वोकेशनल कोर्स है। वोकेशनल कोर्स में हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई पेपर है, भगवत गीता, वैदिक मैथ्स। तो एक 5th सेमेस्टर में एक हमारा जो सिलेबस है उसमें है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट विद जो रामचरितमानस, कैसे हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने एक क्लास में एक केस स्टडी करी बच्चों के साथ, जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आज का जो समय है बच्चों में पेशेंस समाप्त होता चला जा रहा है और उनकी पर्सनैलिटी में एग्रेशन बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो हमें एनईपी में ये सारे कोर्सेज तो जो हैं वो हर लेवल पे अपने आप में क्वालिटी मेंटेन है, लेकिन बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें कार्य करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है, जैसे रामचरितमानस में अगर हम भगवान श्री राम के व्यक्तित्व का अध्ययन करें तो रामचरितमानस में आप सभी को पता है, जब सुग्रीव ने चारों दलों को चारों दिशाओं में भेजा सीता जी की खोज करने के लिए, तो एक चीज वहां पे कही गई कि समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि 1 महीने के अंदर आपको ये कार्य पूरा करना है। और अगर आपका कार्य पूरा होता है तो भी और नहीं भी तो भी आपको यहाँ पर वापस आना होगा। हम एक चौपाई से आपको बताना चाहेंगे। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस मह आयो भाई, अवधि मेट जो बिन सुधि पाए, आवई बनहि सो मोहि मराए। इस ये जो चौपाई है ये समय की सीमा दिग्दर्शित करती है कि सुग्रीव जी वानरों से कहते हैं कि जानकी जी को खोज कर महीने भर में वापस आ जाना। यानी कि आज के समय में समय की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है और स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि अगर हम कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी हम इनोवेटिव आइडियाज पेटेंट फाइल कर रहे हैं, या हम कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, तो हमें पेशेंस रखना होगा। जरूरी नहीं है कि आपने आज स्टार्टअप शुरू किया और आपको प्रॉफिट होने लगे। हो सकता है थोड़ा सा समय उस कार्य में लग जाए। तो रामचरितमानस से को पढ़ाने का एक फायदा ये हुआ कि स्टूडेंट्स में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपने क्लास के केस को रख रही हूँ कि स्टूडेंट्स के बीच में जब मैंने ये बात रखी कि समय की सीमा आपके सामने होनी चाहिए। और दूसरा, आज का जो समय है वो ये हो गया है कि सब लोग मिल करके काम करते हैं, अगर कोई ग्रुप में काम होता है, लेकिन बहुत बार ये देखा जाता है कि क्रेडिट जो है वो कोई और व्यक्ति लेता है और काम कोई और व्यक्ति करता है। जबकि रामचरितमानस में जो भगवान श्री राम का व्यक्तित्व है, उन्होंने वानरों की सेना के साथ अपने इस प्रयास को, सीता जी की खोज के प्रयास को पूरा किया। और समुद्र पे पुल बनाना जिसमें वानरों का सहयोग रहा। तो जब सीता जी की खोज हो गई तो
रामचरितमानस में मैं इसको एक उदाहरण के साथ आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब कार्य समाप्त हो गया और भगवान श्री राम जी को विजय मिल जाती है तो वो सबका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने क्रेडिट खुद नहीं लिया, उन्होंने कहा मुनि रघुपति सब सखा बुलाए, उन्होंने सबको बुलाया, मुनि पद लागहु सखल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रन मारे। यानी कि उन्होंने सबको बुलाया और सबके सामने कहा कि गुरु वशिष्ठ हमारे गुरु हैं, इनकी कृपा दनुज रन मारे, ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लाग जन्म इनहारे, भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, सुनि प्रभु वचन मगन सब भय, निमिष निमिष उपजत सुख नए। यानी कि बिना गुरु वशिष्ठ की कृपा के राक्षसों का संहार नहीं हो सकता था। यानी कि आप जिस कार्य को करने जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को यही प्रमोट किया गया कि बिना गुरु के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपको अपने गुरु की बात माननी होगी, डिसिप्लिन में रहना होगा। तो भगवान श्री राम अपने सहयोगियों को ये बात जब कहते हैं तो अपनी प्रशंसा सुनकर जब जो सहयोगी हैं उनके वो खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने स्वयं श्रेय नहीं लिया जो कि वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरे समूह को श्रेय दिया। तो आज के समय में स्टूडेंट्स के बीच में ये भावना समाप्त होती चली जा रही है, वो काम करते मैंने किया। इस बात को भी उन्हें समझाना होगा कि आप अगर क्वालिटी लीडरशिप चाहते हैं तो आपको श्रेय सबको देना होगा। और मेंटल हेल्थ के बारे में मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जैसे स्टूडेंट्स में एक पेशेंस खत्म होता जा रहा है और उनको हर चीज तुरंत चाहिए, हर काम तुरंत हो जाए, जो भी चीजें मिलनी है वो तुरंत मिल जाए, और इतने ज्यादा कभी कभी हताश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उसके संबंध में मैं यहाँ पर मैंने एक रामचरितमानस से ही रामसला का प्रश्नावली ली है। मैंने उनकी मेंटल हेल्थ को ग्रो करने के लिए उनसे कहा कि अगर आप कभी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, आपके सामने कोई एक ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है जो आप अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते, अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बता सकते, इवन कि आप किसी को भी नहीं बता सकते, और आपको उसका जानना है कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, तो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो हमें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए मौजूद हैं। तो रामसला का प्रश्नावली में अगर हमें किसी कार्य को पूरा होने में लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, तो अगर हम अपने आराध्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्नावली के माध्यम से हम कोई प्रश्न करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उससे हम मोटिवेट भी हो सकते हैं और डिमोटिवेट तो होना नहीं है। मैंने स्टूडेंट्स को समझाया डिमोटिवेट नहीं होना है, यहाँ मैं आगे आपको बताऊंगी। जैसे ये मेरे रामचरितमानस में जो रामसला का ये प्रश्नावली है, इसमें आप देखिए ये 15 जो अक्षर हैं, ये 15 अक्षर हैं एक लाइन में, और इसी तरह की ये 15 लाइनें हैं। अगर हमें किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए कि हम ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम अपने आराध्य को ध्यान में रखते हुए और हम इस पे क्लिक करते हैं, भगवान आंख बंद करके नाम लेते हैं कि ये काम होगा या नहीं होगा। मान लीजिए सपोज कि हमारा अक्षर ईश्वर को ध्यान करते हुए इस पे आया, इस वर्ड पे आया। आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप कॉपी पेन आपके पास है तो आप इस चीज को देख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है, जैसे ये मान लीजिए मैंने किसी काम के बारे में इस रामसला का प्रश्नावली पे अपना क्वेश्चन किया फोकस, और हमारा जो अक्षर है वो हरा आया। अब इसके बाद इस रामसला का प्रश्नावली को देखने का ये है कि जिस अक्षर पे आप की उंगली पड़ती है उसके बाद आप 9 कॉलम काउंट कीजिए। जैसे कि जब आप देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा ये हरा आया, अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब हम दा लिख लेंगे। अब दा के बाद देखिए फिर 9 अक्षर पे हम आते हैं। दा के बाद ला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हृदय, ये हृदय बन गया वर्ड। आगे बढ़िए,
आप इस तरह से 9 करते चले जाइए। अब सारे पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है कि एक बार आप करके देखें। यहाँ आया, यहाँ के बाद फिर आप 9 अक्षर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हृदय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हृदय। माँ आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कामना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कामना तू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम्हारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तुम्हारी। मतलब जो अल्फाबेट आएगा उसके बाद का हर 9 कॉलम का अक्षर आपको लेते जाना है, और फिर आपकी यहाँ पे जो है 9 चौपाईस बनती हैं। 8 ये है, एक पहले दी गई है। 9 चौपाईस में कोई ना कोई लाइन आपकी बनेगी। जैसे अभी जो हमने हृदय ये आया, हृदय राखी, मन कामना तुम्हारी, हाँ ये आया, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। अब देखिए इस चौपाई में ये लिखा गया, ये चौपाई बाल कांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है, प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बात कही, ये जो 9 चौपाइयां हैं, मैंने बच्चों से, स्टूडेंट से ये बोला कि अगर आप का इस तरह की कोई चौपाई निकलती तो आप मोटिवेट हो कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है और उसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी चौपाई निकल जाती है, जैसे ये है 4 नंबर की, कि इसमें ये चौपाई अगर आपकी बन के निकल आती है तो ये बाल कांड में है, तो इसमें है कि खोटे मनुष्यों का संग छोड़ दो, कार्य पूर्ण होने में संदेह है। यानी कि जिस बात को लेकर के आपने अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या अपने आराध्य के सामने रख करके सोची, यानी कि आप अपनी दोस्ती यारी में आप विचार करें कि ऐसा तो नहीं कि आप पढ़ाई से विमुख हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए क्या है, वो एजुकेशन से लेवल ही वो करेंगे, तो उनकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मैंने ये प्रयास किया। तो यहाँ पे मोटिवेशनल और डिमोटिवेशनल दोनों ही चीजें हैं। मैंने कहा डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको अगर नेगेटिव आंसर मिलता है तो आप अपने आसपास के एरिया, आप अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने देखिए कि कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ये है कि वो क्लासेस में ध्यान से स्टडी नहीं करनी है, मोबाइल पे सोशल मीडिया में लगे रहना है, तो आप अपने उस इन्वायरमेंट्स को थोड़ा सा कम कीजिए। डिटैच तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ आप अपने आप को कम कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथन मिली, और मुझे लगा जो ये प्रोग्राम है उसके अंतर्गत बच्चों को रामचरितमानस से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली होगी, और बच्चों ने इस चीज को पसंद भी किया। एडवांटेजेस ऑफ NEP 2020, मल्टीडिसिप्लिनरी, एकेडमिक, इनहेंस्ड, इम्प्रूव्ड और ग्लोबलाइजेशन, ये हायर एजुकेशन के एडवांटेजेस हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों को मैंने डिस्कस कर दिया है, जिसमें ABC एकेडमिक, अगर हम तो ये हमारी रामचरितमानस के संदर्भ में एक व्याख्या थी।
अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ अपने इस टॉपिक को कि एनईपी 2020 में हायर एजुकेशन में जो बिल्डिंग जस्ट प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी एनईपी 2020 मुझे लगा आंटी कि to move forward, HEIs must invest in faculty infrastructure and technology. A student-centric, research-oriented approach with strong industry and global collaboration is key. Continuous monitoring and flexible governance will ensure quality education aligned with NEP goals and India's future needs. तो जो हमारा कंक्लूजन है, NEP को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव मोड में लाने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने होंगे, फैकल्टी को इम्प्रूव करना होगा और स्टूडेंट्स को टेक्निकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना होगा और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमें उन्हें वेद ग्रंथों, अपने ग्रंथों रामचरितमानस, भगवत गीता और अदर लैंग्वेजेस जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनको भी बचाना होगा। उसके बारे में प्रयास किया जा रहा है और हम इसमें सफल होंगे। Thank you. Yeah, thank you, madam, for a valuable information and valuable talk. I invite again Dr. Richa for vote of thanks. Thank you, sir. A very heartfelt thank you, ma'am. You are always admirable for me. In this topic of NEP 2020 and its implementation challenges that you have given us very delightful and important information. Today, you deeply narrated us that the National Education Policy NEP 2020 aims to transform India's higher education by increasing the gross enrollment ratio to 50% by 2035. It promotes holistic, flexible, and skill-based learning through initiatives like a 4-year multidisciplinary undergraduate program, the academic bank of credits and digital platforms such as Swayam and Diksha. However, challenges like access inequality, lack of digital infrastructure, untrained faculty, and resistance to new teaching methods hinder implementation. To overcome these recommendations, including boosting findings, faculty development, strengthening quality assurance, and linking grants to institutional performance. Overall, while NEP 2020 provides a visionary framework, its success relies on continuous evolution, collaboration, and inclusive execution. Thank you very much, ma'am, for the delightful lectures, and thank you to organization committee and all the participants. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you, ma'am. इस वैलिड सेशन के सॉरी सर, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। थैंक यू मैम। मैम, मुझे अपने कॉलेज के डेज याद आ गए जब आप हमें पढ़ाती थी ना। वो दिन ऐसे रिमाइंड हुए कि जैसे हाँ आप क्लास में पढ़ाते थे ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे आज भी आप क्लास में पढ़ा रहे हो और बहुत ही अच्छा लग रहा था। It's my pleasure. नहीं मैम, पुराने दिन बिल्कुल रिमाइंड हो गए सारी चीजें। मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ और अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी बस स्टूडेंट ही हूँ और बहुत अच्छा लगा मैम आपका लेक्चर सुन के। Thank you, Thank you, ma'am. Thank you. Praveen Joshi, sir. Thank you very much to all of you, and thanks a lot. Principal sir is also joined. Yes. us. सर, Thank you. इस वैलिडिटी Thank you, सेशन Principal के sir. एंड में मैं प्रिंसिपल सर को आमंत्रित करूंगा कि सर थैंक्स के लिए हमारे पार्टिसिपेंट्स का थैंक्स या हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम। सर प्लीज, प्रिंसिपल सर, प्रोफेसर DS नेगी। सर आ रही सर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, आ रही सर। जी सर, जी सर। राजकीय कोटद्वार उत्तराखंड एवं MMTC UGC मालवी मिशन टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में सबसे पहले मैं सभी पार्टिसिपेंट और मैं ये चाहूंगा
कि सबसे पहले जो डायरेक्टर मैडम हैं, जो यूजीसी एमएमटीसी की इंचार्ज हैं, प्रोफेसर फैजा अब्बासी, उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम के लिए हमारे महाविद्यालय को सेलेक्ट किया और निश्चित रूप से एनईपी 2020 के संबंध में जो विभिन्न हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन थे, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बातों को सामने रखा, एनईपी 2020 को लेकर के हम राष्ट्र की उन्नति में किस तरीके से भागीदार हो सकते हैं, इस संबंध में विस्तृत रूप से अपने व्याख्यान दिए। इसके अंतिम सीजन में उपस्थित जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे, प्रोफेसर गोस्वामी, प्रोफेसर कंचनलता सिन्हा, और इसके साथ साथ मैं महाविद्यालय के जो हमारे कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर प्रवीण जोशी, को कोऑर्डिनेटर डॉक्टर संदीप कुमार, दोनों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को संचालित किया। मैं सभी रिसोर्स पर्सन और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे थे, मैं देख रहा था कि अंत तक हमारे 100 से अधिक पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए थे। सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक धन्यवाद करता हूं और निश्चित रूप से ये अपेक्षा भी करता हूं कि जो देश के विभिन्न कोनों से सभी ने इस प्रोग्राम में भाग लिया, एनईपी 2020 को लागू करने में और उसको एक तरीके से भारत की उन्नति में अपना योगदान देने में, हम टीचर्स और स्टूडेंट को किस तरीके से योगदान देना है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं सभी का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Thank you. धन्यवाद मैडम। Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you very much, sir. Thanks a lot, Thank Principal you. sir, for your time, Very much, for your participation. with Thank you, us. sir. Thanks a lot, participants. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. आपका बहुत-बहुत thanks करता हूँ और participants MCQ second जो है वो अभी संदीप सर आपको कोऑर्डिनेटर शेयर कर देंगे और मैं संदीप सर का बहुत-बहुत थैंक्स कहता हूँ। उनके वजह से सर मैं प्रिंसिपल सर उनकी वजह से मैं आपको कोर्स दे पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much.